हैं, समस्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब सवाल है कि बिहार का जो हमारा श्रमिक है वो तो काम करने के लिए पंजाब चला जाता है, हरियाणा चला जाता है और वोट देने के लिए आता है, और विशेष रूप से वोट देने के लिए आता है, तो उसके वोट का क्या होगा? और ये जो 50 लाख वोट को लेकर के ये कहा जाता है, एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि अपना मोदी जी लेकर के घूमते रहते हैं और उसको बांटते। खैर इस पर भी हम आएंगे, आपसे बात करेंगे। अभी हम चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और ये जो चुनाव आयोग है, चुनाव के जो कर्मचारी हैं वो कोई अस्थायी तो उसके कर्मचारी होते नहीं हैं। इसमें अमूमन अधिकांश रूप से स्कूलों के शिक्षक लोग लगाए जाते हैं। अब शिक्षक अपने घर की रोपनी करेगा, शिक्षक अपना पढ़ाई करेगा, शिक्षक मिड डे मील बांटेगा, शिक्षक क्या क्या करेगा। और आज की तारीख में तो तमाम स्कूल खाली पड़े हुए हैं, उसमें एक कोई भर्ती नहीं है। ऐसी हालत में और उन्हीं के ऊपर ये पूरा का पूरा दारोमदार रहता है चुनाव का, ये मतदाता सूची बनाने का और पूरे चुनावी प्रक्रिया करने का। तो आप इसमें कैसे देखते हैं? ये क्या ये संभव है शॉर्ट टर्म के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यह बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश में यह सबसे चर्चित मामला हो गया है और सबसे संवेदनशील मामला हो गया है। इस संवेदनशील मामले पर चर्चा करने के लिए आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। आपने जो बात उठाई है शिक्षकों की, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी बहालियों के बावजूद अभी तक विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। जो बहालियां हुई हैं उसके दूसरे आयाम हैं कि एक ही शिक्षक का को दूसरे ग्रेड में बदल करके और तब उनको कहा गया कि वो नई बहाली है। जैसे जैसे पुराने जो शिक्षक थे उन्हीं को विशेष शिक्षक बना दिया गया और कहा गया कि नई बहाली है, और इस तरह कहा गया कि लाखों लाख बहाली। इतनी बहाली नहीं, कुछ नई बहालियां हुई हैं लेकिन इतनी बहालियां नहीं हुई। इसलिए शिक्षक और विषयवार शिक्षक से आज भी हमारे विद्यालय बेतरह त्रस्त हैं और इस कमी को झेल रहे हैं और हमारे विद्यार्थी भी झेल रहे हैं। तो यह प्रश्न है। मैं बात को जहाँ पर व्यास जी ने बात जो छेड़ी है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहली बात तो जो बात उन्होंने कही कि बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात को झेल पाएगा एक महीने में, इस रिवीजन को, इस पुनरीक्षण को? मैं समझता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो स्टेट पावर अभी तक विद्यालयों में किताब तक नहीं पहुंचा पाया है, या हम लोग बात कर रहे हैं जुलाई में, मार्च अप्रैल से सेशन शुरू होता है, कि जो स्टेट पावर अभी तक स्कूल में किताबें तक नहीं पहुंचा पाया है, वह आप क्या समझते हैं कि किसको भ्रम हो सकता है कि एक महीने में सब कुछ कर लेगा? कि लगभग 8 करोड़ हमारे मतदाता हैं, 8 करोड़ लोगों का वह पुनरीक्षण कर लेगा? या अगर कोई समझता है तो वह एक भ्रम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी बात, मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि यह सरकार, यह मैं केवल इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं, घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की है, लेकिन सरकार के काम करने का एक अपना तरीका है। इस सरकार के वह तरीका है थ्रिल उत्पन्न करना, कि रात में हम घोषित करते हैं कि 12 बजे रात से है नोट है सो मान्य नहीं रहेंगे। अब पूरा देश हलचल में पड़ा हुआ है। उस समय आप देखते कि इतनी लंबी लंबी कतारें 1 घंटे में ही लग गई थी, आधे घंटे में ही, तो वह एक भयावह दृश्य था। उसी तरह 24 को यह घोषणा की जाती है कि अगले दिन, अगली सुबह से 25 तारीख से यह पुनरीक्षण शुरू होगा। आपको नहीं लगता है कि यह थ्रिल पैदा करने के स्टाइल में, यह सब सिनेमाई स्टाइल में यह सब किया जा रहा है? इसको चिन्हित किया जाना चाहिए कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो अब इससे एक परिणाम क्या होगा?
पूरे स्टेट में एक भगदड़ मचेगी। ये सामाजिक स्थिति की बात मैं कर रहा हूं कि पूरे स्टेट में एक भगदड़ मचेगी। जिस बात को व्यास जी चिन्हित कर रहे थे और आपने भी उसमें जोड़ा कि मधुबनी का कोई आदमी कोई चेन्नई में काम कर रहा है, तो अगर वह इस पुनरीक्षण में शामिल होने के लिए कि हम भी अपने गांव में मतदाता बने रहें, इसके लिए उसको चेन्नई से आना होगा, काम छोड़ करके या छुट्टी लेकर के आना होगा। इसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि वहां वह रिक्शा अगर चला रहा होगा तो फिर से वह आएगा कि हम वोट देने जा रहे हैं? यह पॉसिबल नहीं है कि बार बार 1-2-3 महीने के अंतराल पर ही वह दौड़ दौड़ करके आएगा। तीसरी बात जो मैं इंगित करना चाहता हूं कि इसकी क्या जरूरत अभी चुनाव के समय ही पड़ गई है, यह टाइमिंग का सवाल है। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके टाइमिंग के कारण खड़ा हो गया है और इस पुनरीक्षण को लोग महाराष्ट्र विवाद के साथ जोड़ करके देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह बराबर यह क्वेश्चन उठ रहा है कि मतदाता बढ़ गए हैं और उन्हीं जगहों पर मतदाता बढ़ गए हैं जहां जिन जगहों पर भाजपा लीड करती भाजपा इलेक्शन में भाजपा ने लीड किया है, उन्हीं जगहों पर अमूमन मतदाता बढ़े हैं। उसी बात को बिहार के इलेक्शन के साथ भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले जब यहाँ पर एक पुनरीक्षण हो चुका था, अपडेट किया जा चुका था, इसके बाद इस तरह अपडेट करने के इस तरह सघन पुनरीक्षण के नाम पर इस तरह अपडेट करने की क्यों जरूरत पड़ गई? कई बातें इसके साथ उभर करके आती हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। दूसरी बात कि चुनाव आयोग ने कहा है कि बीएलए की भी नियुक्ति होगी। बीएलए कौन होंगे? बीएलए चुनावी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे। अब किन राजनीतिक दलों के पास कैडर है? एक या तो भाजपा के पास कैडर के लोग हैं या लेफ्ट के पास कैडर के लोग हैं, बाकी किसी राजनीतिक दल के पास कैडर नहीं होता है। उस आधार पर वो राजनीतिक दल बनता ही नहीं है। वहां लेफ्ट का जो कैडर है वह क्या किस स्थिति में है, लेफ्ट स्वयं भी किस स्थिति में है या आप जानते हैं। तो मुख्य रूप से वह कैडर जो बीएलओ की सहायता करेगा, वे ज्यादातर कौन लोग होंगे? वे भाजपा के प्रतिनिधि होंगे, भाजपा के कैडर के लोग होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता होंगे जो मतदाताओं को का नाम जोड़ने का काम करेंगे। तो स्वाभाविक है, यहीं पर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि तो स्वाभाविक है कि वे उन्हीं लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो भाजपा के मतदाता हैं। बाकी दूसरे लोगों को किन्हीं किन्हीं कारणों से उपेक्षा कर देंगे, बाहर कर देंगे या वे लोग इससे बड़ी संख्या में वंचित रह जाएंगे जिनके बारे में माना जाता है कि वे भाजपा के वोटर नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह एक बड़ा समुदाय इसमें इस घोषणा के कारण इसके राजनीतिक परिणाम को भोगने के लिए बाध्य हो जाएगा। एक बात की तरफ मैं और भी इशारा करना चाहता हूं, यह कि इस घोषणा के साथ, इस पुनरीक्षण के साथ कई बातें इस देश में पहली बार हो रही हैं कि पहली बार यह हो रहा है कि मतदाता को, वोटर को ही हम वोटर हैं, हम अपना प्रमाण पत्र देना पड़ता है, अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। इसके पहले यह नहीं हुआ था। पुनरीक्षण लगातार होते रहे हैं, वह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी तरफ व्यास जी इशारा कर रहे थे, वह संवैधानिक स्थिति है। लेकिन यह पहली बार यह हुआ है कि वोटर को नागरिक को अपनी नागरिकता खुद से साबित करनी है, अपना मतदातापन खुद से उसको तैयार करना है कि हम हैं, इसके एलिजिबल हैं। यह पहली बार हुआ है। दूसरी बात यह हुई है कि इसके पहले कभी भी उससे सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था।
कि आप अमुक अमुक सर्टिफिकेट दीजिए, तब हम आपको मानेंगे कि आप हैं, सचमुच हैं, नागरिक हैं। इस तरह के सर्टिफिकेट लेने की बात नहीं आ रही थी। इस बार जो 11 सर्टिफिकेट्स नामांकित किए गए हैं कि 11 तरह के दस्तावेज आप दे सकते हैं, उसमें भी गौर करने की बात है। बिहार जैसे प्रदेश में जहां पर अमूमन बाढ़ वगैरह की, आधा बिहार तो डूबा ही रहता है, 3-4 महीने तक तो यह डूबा ही रहता है। यहाँ की स्थिति यह है कि या तो उनका घर डूबा हुआ रहेगा, या 3-4 साल के बाद कटाव के कारण उनको घर दूसरी जगह लेकर के जाना पड़ता है। तो व्यास जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, वह बैठे हुए अधिकारी क्या इस बात को न जानते हैं? क्योंकि उन्हीं को वहां पर सहायता पहुंचानी पड़ती है, उन्हीं अधिकारियों को सहायता पहुंचानी पड़ती है, इसलिए वे अवश्य इस बात को जानते होंगे कि बिहार की यह स्थिति है। इसके बावजूद जानबूझ करके ऐसी परिस्थिति पैदा की गई कि उनके पास कौन सर्टिफिकेट यहाँ पर लोग रखते हैं? अमूमन कलेजे से चिपकाए हुए आधार कार्ड। जिस आधार कार्ड को कल तक हो रहा था कि वोटर आईडी कार्ड बेकार है, उसकी तो कोई उपयोगिता नहीं है, हम आधार कार्ड लेकर के भी वोट दे सकते हैं, यही हो रहा था। अब उस आधार कार्ड को, जिस आधार कार्ड की कदम कदम पर जरूरत पड़ती है, वह आधार कार्ड अब बेकार है इस काम के लिए, वह किसी काम की चीज नहीं है। दूसरे गरीब लोग किस दूसरे कार्ड को कलेजे से चिपकाए हुए रहते हैं? राशन कार्ड को चिपकाए हुए रहते हैं, क्योंकि उससे उनके भोजन पानी का सवाल जुड़ा हुआ रहता है। राशन कार्ड है तो इसमें अब बेमतलब की चीज है। तीसरा, उसको जॉब देने वाला जो मनरेगा का कार्ड होता है, उसकी इसमें कोई जरूरत नहीं है, कहीं उसकी जगह नहीं है। जो चीजें चाहिए वो चीजें, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जन्म तिथि का प्रमाण, यहाँ पर कितने प्रतिशत प्रसव अस्पताल में होता है, यह जानने की बात है। यहाँ पर जो पिछला जाति गणना हुई है, उसमें आपको जान करके इस बात को तो छिपा लिया गया है, इस बात को जाहिर नहीं किया गया है। आपको यह जान करके माथा पकड़ लीजिएगा कि हमारे 9.19% लोग ही यहाँ पर 12th पास हैं। यह जाति गणना में यह आंकड़ा है, या कई आप गूगल में टाइप करके देखिए कि बिहार जाति गणना के अनुसार बिहार की साक्षरता क्या है, वहाँ कई आपको साइट्स मिलेंगे मीडिया में जो आपको यह बताते हैं। तो उनके पास मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट नहीं होगा बहुत सारे लोगों के पास। तो यह कहने का यह मतलब लब्बो-लुआब यह कि यह सारी जो परिस्थितियां हैं, नागरिकों को कंट्रोल करने की और नागरिकता को सीमित करने की, कि नागरिकता के दायरे लगातार सिकुड़ते हुए चले जाएं और नागरिक कंट्रोल हों। इसी दो उद्देश्य से यह पुनरीक्षण का प्रयास किया जा रहा है, पुनरीक्षण का काम किया जा रहा है। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।